ओके, सो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे ADO.NET डेटा सेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम ADO.NET के टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं और आज ये हमारा 8वां सेशन है जिसके अंदर हम डेटा सेट को डिस्कस करेंगे कि डेटा सेट क्या होता है और डेटा सेट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा सेट को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है। सो बेसिकली डेटा सेट रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ अ डेटाबेस इन द मेमोरी। तो डेटा सेट क्या करता है, आपका एक सबसेट होता है जो कि आप जो है ना आपके पास डेटाबेस का सबसेट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन मेमोरी में। इसका मतलब क्या है कि डेटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल। तो डेटा सेट एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल जो कि आपके पास रिलेशनल डेटा जो है वो आपके पास मेमोरी में हो जिन रखते हैं इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में ये डेटा होता है क्योंकि हमने देखा था कि डेटा टेबल्स में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में होता है। और अगर हमें एक से ज़्यादा टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है सो वी यूज़ द डेटा सेट। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर अ कंटिन्यूस ओपन और एक्टिव कनेक्शन टू द डेटाबेस। यानी आपको डेटा सेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक ओपन और कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं चाहिए होता डेटा सेट का। डेट मीन्स के इट इज़ बेस्ड ऑन द डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। यही रीज़न है जिसकी वजह से अगर हमें डेटा फैच करना होता है तो हमें किसी डेटा सोर्स के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर क्या होता है इन दी अपकमिंग वीडियो। So note, there is a note कि ADO.NET dataset class is the core component for providing the data access in a distributed and disconnected environment। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका जो डेटा सेट है एक डेटा सेट की क्लास है दैट शुड बी योर कोर कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग द डेटा एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। ADO.NET डेटा सेट क्लास बिलोंग्स टू द सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। और जो आपकी ADO.NET डेटा सेट की क्लास है वो किससे बिलोंग करती है, सिस्टम डॉट डेटा के नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट क्लास का सिग्नेचर लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो डेटा सेट की जो हमारी क्लास है पब्लिक क्लास डेटा सेट, ये आपके पास देखें कितनी क्लासेस और आपके पास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। एक क्लास है मार्शल बाय वैल्यू कंपोनेंट जिसको ये क्या करती है, इनहेरिट करती है। और सिमिलरली आई लिस्ट सोर्स, आई एक्सएमएल सीरियलाइजेबल, आई सपोर्ट इनिशियलाइज नोटिफिकेशन, आई सपोर्ट इनिशियलाइज एंड आई सीरियबल जो है ना आपके पास इंटरफेसेस को ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। सो आइए हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। ठीक है, हम अपनी पहली एग्जांपल को समझते हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट एंड यूज़ अ डेटा सेट ऑब्जेक्ट और फिर हम इसके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ और मेथड को फर्दर डिस्कस करेंगे। जो हमारी एग्जांपल है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है, और उस डेटा सेट के अंदर हम दो टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, और वो दोनों टेबल फिर हम डेटा सेट में ऐड करेंगे और फिर उसका जो डेटा है वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर गेट की है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक डेटा टेबल बनाया है कस्टमर का। ठीक है, और उसके बाद हमने एक डेटा कॉलम यानी यहाँ पे हमने 3 डेटा कॉलम्स ऐड किए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और उसके बाद कस्टमर मोबाइल। और फिर उसके अंदर हमने 2 डेटा रोज ऐड करवाई हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद हो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ये सिखाया था कि हम डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा टेबल के अंदर हम रोज़ वगैरह किस तरह से ऐड करवाते हैं। इसी तरीके से हमने एक और टेबल बनाई है ऑर्डर्स की, उसके अंदर भी हमने यहाँ पर 3 जो है ना कॉलम्स बनाई है, डेटा कॉलम्स, एक आईडी की, एक कस्टमर आईडी की और एक हमने अमाउंट की। और उसके अंदर भी हमने 2 रिकॉर्ड्स एंटर की हैं। As we already discussed, the data set is a collection of data tables. So let's create a data set object. तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ये जो हमारे 2 टेबल हैं जो कि हमने कस्टमर और ऑर्डर का बनाया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेटा सेट के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो हाउ वी कैन डू डैट, उसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप डेटा सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटा सेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक कमांड यूज होती है, यानी डेटा सेट का जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है उसके रिलेटेड आपको एक जो है ना यहाँ पर
डेटा सेट डॉट टेबल और ऐड का मेथड मिलता है, जिसके थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, डेटा टेबल जो है अपने डेटा सेट के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो आपने जैसे ही डेटा सेट के अंदर अपने टेबल को ऐड करवा दिया, नाउ हम देखते हैं कि हाउ वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम द डेटा सेट। और अब हम देखेंगे कि हम डेटा सेट से डेटा किस तरह से फेच कर सकते हैं। तो हम जो डेटा सेट से जो डेटा फेच कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। हम इंडेक्स पोजीशन से भी कर सकते हैं और टेबल नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा सेट यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन का मतलब ये है कि हमने डेटा सेट में जो पहले टेबल ऐड किया है उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, और जिसको हमने बाद में ऐड किया है, यानी यहाँ पर हमने ऑर्डर वाला जो टेबल है वो बाद में ऐड करवाया है, तो इसका आपके पास जो नंबर होगा, इंडेक्स नंबर होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा आपके पास तरीका है। जैसे हमारे पास डेटा टेबल होता था तो यहाँ पर हम डेटा टेबल लिखते थे, वहाँ से फैच करते थे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डेटा सेट कलेक्शन है डेटा टेबल की। तो अब इसके डेटा सेट के अंदर 2 टेबल मौजूद है, तो मुझे ये बताना होगा फैच करते वक्त कि कौन से स्पेसिफिक डेटा सेट से, डेटा टेबल से जो है वो मैं डेटा फैच कर रहा हूँ। डेटा सेट के अंदर तो दोनों टेबल का डेटा मौजूद है, बट मुझे कौन से टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो मुझे डेटा सेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर टेबल की जो है ना रोज को फैच करना चाह रहा हूं। तो हम यहाँ पे डेटा रो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर ईच के अंदर रो, और उसके बाद हम लिखेंगे डेटा सेट इन टेबल और डॉट रोज, और उसके बाद जिस तरह से हम करते आ रहे हैं कि किस तरह से रो आईडी यानी इसकी आईडी, नेम और मोबाइल जो हमने कॉलम्स बनाई थी उनका डेटा फैच कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम डेटा सेट के थ्रू डेटा टेबल का डेटा फैच करना चाह रहे हैं तो हम ऑर्डर इंडेक्स नंबर की जगह डायरेक्ट टेबल का नेम भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप सेकंड वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है डेटा सेट डॉट टेबल्स, उसके बाद मैंने लिखा है ऑर्डर्स, और उसके बाद मैंने लिखा है डॉट रोज। तो यानी ये वाला जो सेकंड वाला आपका डेटा टेबल है वो किसके थ्रू हमने कॉल किया है, वो हमने नेम के थ्रू कॉल किया है, और जो फर्स्ट वाला टेबल है वो हमने इंडेक्स नंबर से कॉल किया है। तो हम दोनों तरीके से जो है ना वो डेटा को, डेटा टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं इन दी डेटा सेट। तो अब आते हैं, ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है, अब इनको हम प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हमें जो है ना कस्टमर का टेबल यानी डेटा टेबल 2 बनाने पड़ेंगे, एक कस्टमर का, एक आपके पास ऑर्डर का, फिर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वो टेबल जो है वो डेटा सेट में ऐड करवाएंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 दोनों टेबल से डेटा फैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन ये कोड समझाता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये कोड कॉपी कर दिया है, बट यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं बिकॉज मैंने यहाँ पर नेम स्पेस इंक्लूड नहीं करवाए हैं। तो मुझे यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस को ऐड करवाना होगा। जैसे ही मैं ये नेम स्पेस ऐड करवाऊंगा मेरे पास से यहाँ पर से एरर जा चुके हैं। अब हम आते हैं लाइन बाय लाइन इस कोड को समझते हैं। तो जैसे कि ट्राई के अंदर सबसे पहले हमने डेटा टेबल बनाया कस्टमर का और उसको नाम दे दिया कस्टमर। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए, एक आईडी का कॉलम, इसको इंटीजर 32 रखा है, फिर हमने नेम का कॉलम बनाया, उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है, इसी तरीके से मोबाइल बनाया, उसकी भी हमने टाइप रखी है स्ट्रिंग। अब ये हमने यहाँ पर क्या किया है, देखें सबसे पहले मैंने क्या बनाया, डेटा टेबल। डेटा टेबल के बाद मैंने डेटा टेबल के लिए कॉलम्स बनाई, स्कीमा डिफाइन किया, उसके बाद मैंने ये रोज के कस्टमर के टेबल के अंदर डेटा ऐड करवा दी। किस तरह से, मैंने यहाँ पे जो हमारा डेटा कॉलम है, डेटा कॉलम का जो ऑब्जेक्ट है कस्टमर, यानी ये जो हमारा मतलब डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है कस्टमर का, उसके अंदर मैंने कहा रोज डॉट ऐड, और यहाँ पे रोज का जो डेटा है वो मैंने पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 रोज का डेटा पास किया है। फिर इसी तरीके से इसी आपके पास प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने एक और डेटा टेबल बनाया है, उसका नाम रखा है ऑर्डर्स। फिर ऑर्डर के टेबल के अंदर मैंने ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर अमाउंट का जो है यहाँ पे 3 डेटा कॉलम्स क्रिएट किए हैं।
फर्स्ट वाले ऑर्डर आईडी का मैंने टाइप रखा है वो इंटीजर 32 है, सेकंड वाले का मैंने उसका भी क्या रखा है यहाँ पे इंटीजर 32, और वो ऑर्डर अमाउंट है उसको भी हमने यहाँ पे इंटीजर 32 में रखा है। आप हाउएवर इसको डबल या फ्लोट के अंदर भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर्स का डेटा टेबल बनाया है उसके अंदर रोज ऐड करवाई हैं। उसके बाद जब हमने ये दोनों टेबल्स को क्रिएट कर लिया और इसका स्कीमा भी बना लिया और उसके बाद इसमें रोज में डेटा भी ऐड कर दिया, तो उसके बाद अब हमारे पास आता है टाइम के हम बनाएं डेटा सेट। तो अब हमने यहाँ पर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको नाम दे दिया मैंने डेटा सेट। और उसके बाद मैंने कहा भाई अब मुझे इस डेटा सेट में दोनों टेबल्स को ऐड करवाना है, तो मैंने लिखा डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने कस्टमर का टेबल पहले ऐड करवाया और उसके बाद मैंने ऑर्डर्स का टेबल ऐड करवाया। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने पहले कस्टमर का टेबल यहाँ पर ऐड करवाया है तो कस्टमर का जो इंडेक्स नंबर है, टेबल इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0, और ऑर्डर का जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों टेबल का डेटा फैच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज प्रिंट करवाया है कस्टमर टेबल डेटा, और उसके अंदर अब मुझे डेटा फैच करना है। तो मैंने यहाँ में टेबल, जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना डेटा सेट डॉट टेबल्स, तो इधर मैंने इंडेक्स नंबर पास किया है और मैंने यहाँ पर 0 पास किया है। तो 0 का मतलब ये है कि 0 इंडेक्स नंबर पे मेरे पास कौन सा डेटा सेट के अंदर टेबल मौजूद है, कस्टमर का जो डेटा टेबल है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 0 लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास रो कौन से टेबल की मिलेगी, यानी मेरे पास जो कस्टमर के टेबल का डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से मैंने फिर से एक लाइन प्रिंट करवाई है कंसोल डॉट राइट लाइन स्पेस देने के लिए, और उसके बाद फिर हमने कहा है कि हम आप ऑर्डर्स के टेबल का डेटा फैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर नहीं दिया, यहाँ पर मैंने किसका नाम दिया है डेटा टेबल का नाम दिया है। तो आप दोनों तरीके से फैचिंग कर सकते हैं, आप डेटा टेबल का नाम भी दे सकते हैं और आप इंडेक्स नंबर्स के थ्रू भी डेटा फैच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कस्टमर के टेबल का डेटा फैच किया है। तो ये हमने सारा कोड लिख लिया है जहाँ पर हमने डेटा टेबल से डेटा फैच किया, यानी डेटा सेट के अंदर हमने क्या किया है डेटा सेट क्रिएट किया, डेटा सेट के अंदर 2 टेबल रखे और उनको 1 बाय 1 उनके डेटा को यहाँ पर हमने फैच करवाया है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। जो हमारा डेटा सेट का आपके पास यहाँ पे मैंने बनाया है, तो इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास दोनों टेबल से जो डेटा है वो आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा कस्टमर का टेबल का डेटा आ रहा है और ये हमारा ऑर्डर्स के टेबल का डेटा यहाँ पर फैच हो रहा है। अगर मैं जाके इसमें एक और रो ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो 102 वाला कस्टमर है इसने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ पेस्ट, और मैंने कहा ऑर्डर नंबर कर देते हैं 10023 और यहाँ पे मैंने कह दिया ठीक है ये इसको ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं 10,000 का। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, सो आप देखिएगा मेरे पास ऑर्डर के टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेटा टेबल बना सकते हैं, डेटा टेबल बना के उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं और फिर डेटा सेट के अंदर उनको टेबल्स को हम ऐड करवा सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि डेटा सेट के ऑब्जेक्ट के साथ यानी डेटा सेट क्लास के हमें कितने कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। तो डेटा सेट क्लास के अंदर हमें 4 कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। फर्स्ट वन इज दी डेटा सेट, जिसके अंदर हम उसका अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है जिसके अंदर हम सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड वन इज़ दी पब्लिक डेटा सेट और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डेटा सेट नेम पास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग पैरामीटर है डेटा सेट नेम वो स्पेसिफाई करता है आपके डेटा सेट का नाम। इसी तरीके से आपको थर्ड वन जो आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मिलता है उसके अंदर आप जो है 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है जो है वो फर्स्ट पैरामीटर है इन्फो का, वो बताता है कि किस डेटा को आपने सीरियलाइज करना है या डीसीरियलाइज करना है। और कॉन्टेक्स्ट जो है स्पेसिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ अ गिवन सीरियलाइज स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो आपके पास जो है ये कॉन्टेक्स्ट वाला आपका जो पैरामीटर है ये डिफाइन करता है आपकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन को जहाँ पर आपको सीरियलाइज स्ट्रीम जो है वो सेंड करनी है। उसके बाद हमारे पास मिलता है फोर्थ कंस्ट्रक्टर, दैट इज इसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो वैल्यूज़ हम पास करते हैं, सीरियलाइजेशन इन्फो, कॉन्टेक्स्ट और बूलियन कंस्ट्रक्ट स्कीमा। इट इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द डेटा क्लास
और यहाँ पर भी हम दो तो आपके पास serialize इन्फो और से स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और साथ में एक बूलियन वैल्यू पास करते हैं कि हमारा जो स्कीमा है वो कंस्ट्रक्ट स्कीमा है, उसको ट्रू या फॉल्स हम यहाँ पे पास करते हैं। लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा सेट। तो यहाँ पर हमें डेटा सेट के साथ, डेटा सेट क्लास के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी केस सेंसिटिव, और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, इट इज यूज टू गेट और सेट अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेयर whether string comparison within the system data dot data table objects are case sensitive। यहाँ पर आप ये बताते हैं कि आपके पास जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है विद इन द डेटा टेबल ऑब्जेक्ट वो केस सेंसिटिव होंगी या नहीं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन आर केस सेंसिटिव। अगर इस केस आपके पास केस का जो आपकी स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो केस सेंसिटिव है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। और डिफ़ॉल्ट में आपके पास क्या होता है, फॉल्स होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है वो केस सेंसिटिव हो तो फिर आपको इस प्रॉपर्टी को ट्रू करना होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू मैनेजर, इट इज़ यूज टू गेट अ कस्टम व्यू ऑफ द डेटा कंटेन इन द डेटा सेट टू अलाउ फिल्टरिंग, सर्चिंग और नेविगेटिंग यूजिंग अ कस्टम डेटा व्यू मैनेजर। अगर आप कस्टम डेटा व्यू मैनेजर के थ्रू क्या करना चाहते हैं, सर्चिंग या फिल्टरिंग या कुछ भी नेविगेटिंग करना चाहते हैं विद इन द डेटा सेट, तो आप डिफ़ॉल्ट व्यू मैनेजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसको सेट करते हैं। डेटा सेट नेम, इट इज़ यूज टू गेट और सेट द नेम ऑफ द करंट सिस्टम डेटा डॉट डेटा सेट। अगर आप डेटा सेट का नाम जो है गेट या सेट करना चाहते हैं उसके लिए आप डेटा सेट नेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इन्फोर्स कंस्ट्रेंट की जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम ये सेट करते हैं कि अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट रूल वगैरह अप्लाई किए हैं तो वो फॉलो होंगे या जब भी कोई अपडेट वगैरह होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है हैज़ एरर्स, इट इज़ यूज टू गेट अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर देयर आर एरर्स इन एनी ऑफ द सिस्टम डेटा डॉट डेटा टेबल ऑब्जेक्ट विद इन द डेटा सेट। तो अगर आपके डेटा सेट में अगर कोई डेटा टेबल जो आपके पास है डेटा सेट के अंदर उनके अंदर कोई एरर्स हैं तो ये इंडिकेट करता है हैज़ एरर की प्रॉपर्टी। इस इनिशियलाइज, तो यहाँ पर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका डेटा सेट जो है वो इनिशियलाइज्ड हुआ है नहीं, तो आप इस इनिशियलाइज प्रॉपर्टी के थ्रू ये चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको ट्रू रिटर्न करेगी अगर आपके पास जो है कंपोनेंट इनिशियलाइज हो गए, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स है, इट इज़ यूज टू गेट और सेट एन एक्सएमएल प्रीफिक्स। तो अगर आप एक्सएमएल प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकेल, अगर आपके पास इट इज़ यूज टू जो है ना, अगर आपको लुकेल इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करनी है यूजिंग द जब आपको कंपेयर करनी है स्ट्रिंग्स विद इन द टेबल तो आप लुकेल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। नेम स्पेस, इट इज़ यूज टू सेट और गेट द नेम स्पेस ऑफ द सिस्टम डेटा डॉट डेटा सेट। Then we have the site property, it is used to get or set a system component model site for the system data set. Relation, it is used to get the collection of relations that links table and allow navigation from parent table to child table। तो अगर आपको रिलेशन यानी कलेक्शन चाहिए रिलेशंस का जो कि आपके टेबल्स को इंटरलिंक करती है तो उसके लिए फिर आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। टेबल, इट इज़ यूज टू गेट द कलेक्शन ऑफ टेबल। तो अगर आपको जैसे कि अभी हमने देखा भी था कि जब हम डेटा फैच कर रहे थे तो हम टेबल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके थ्रू हम इंडेक्स नंबर बता रहे थे कि हमें कलेक्शन मिलती है टेबल्स की कि 0 पे 1 पे 2 पे इंडेक्स पे या नेम के थ्रू हम गेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा टेबल को विद इन द डेटा सेट। Then comes to the methods of some methods of ADO.NET dataset class। सबसे पहले हमारे पास है begin init। It begins the initialization of the system.dataset that is used on a form or used by any other component। The initialization occurs at runtime। तो अगर जो है ना ये जो आपका begin init का मेथड है ये क्या करता है, आपके डेटा सेट की इनिशियलाइजेशन को जो है ना स्टार्ट करता है एट दी रन टाइम। उसके बाद हमारे पास है क्लियर मेथड, इट क्लियर्स द डेटा सेट ऑफ एनी डेटा बाय रिमूविंग ऑल रोज इन ऑल टेबल। तो अगर आप क्लियर मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो डेटा सेट के अंदर जितने भी डेटा टेबल के अंदर जो भी रोज हैं उनको ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लोन, इट कॉपीज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट इंक्लूडिंग ऑल द डेटा टेबल स्कीमा रिलेशन एंड कंस्ट्रेंट, डू नॉट कॉपी एनी डेटा।
तो क्लोन जिस तरह से हमारे पास डेटा टेबल के अंदर मौजूद था, तो डेटा टेबल के अंदर क्लोन और कॉपी के मेथड थे। क्लोन मेथड आपके पास स्कीमा, रिलेशन, कंस्ट्रेंट सबको कॉपी कर देता है, बट स्ट्रक्चर कॉपी नहीं, आपके पास डेटा कॉपी नहीं करता। सिमिलरली जो आपके पास कॉपी मेथड है वो क्या करता है, आपके पास स्ट्रक्चर प्लस डेटा जो है वो कॉपी कर देता है। तो फिर हमारे पास मेथड आता है क्रिएट डेटा रीडर। ठीक है, तो ये क्या आपके पास क्या रिटर्न करता है, ये आपके पास डेटा टेबल रीडर विथ वन रिजल्ट पर स्ट्रीम डेटा टेबल इन द सेम सीक्वेंस एज द टेबल अपीयर इन द सिस्टम डेटा सेट डॉट टेबल कलेक्शन। तो ये आपके पास वन रिजल्ट पर सेट जो है ना रिटर्न करता है। क्रिएट डेटा रीडर, it returns a system.data.data table reader with one result set per system.data.data table. Here the parameter data table specify an array of data table providing the order of the result set to be written in the data table reader. तो यहाँ पर ये जो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है ये डिफाइन करता है कि आपके पास जो डेटा है रिजल्ट सेट जो है वो किस ऑर्डर में रिटर्न होंगे। एंड इन इट एंड्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा सेट। तो जैसे कि बिगिन इनिट फंक्शन आपके पास जो है वो इनिशियलाइजेशन सेट करता है किसकी, आपके डेटा सेट की। एंड इनिट फंक्शन क्या करता है, एंड्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा सेट दैट इज यूज ऑन एनी कंपोनेंट। द इनिशियलाइजेशन अकर्स एट रन टाइम। जो आपके पास इनिशियलाइजेशन ख़त्म भी होती है वो भी रन टाइम पे होती है। देन वी हैव द गेट एक्सएमएल, इट रिटर्न्स द एक्सएमएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा स्टोर। जो आपके पास डेटा स्टोर होता है उसकी XML रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है गेट XML मेथड। देन वी हैव द गेट XML schema, इट रिटर्न द XML schema फॉर द XML रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा स्टोर। तो जो भी आपका डेटा स्टोर हुआ है उसकी XML स्कीमा की रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न कर। सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी मेथड्स अवेलेबल इन द डेटा सेट क्लास। तो आपके पास डेटा सेट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। सो नाउ हम एक जो है यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द डेटा रीडर, डेटा सेट और डेटा टेबल, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो विच वन टू यूज़ बिटवीन डेटा रीडर और डेटा सेट। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर कि आप जो है वो डेटा सेट को कब यूज़ करेंगे और डेटा रीडर को कब यूज़ करेंगे। So when you will use the data set when you want to cache the data locally in your application so that you can manipulate the data। जब आप अपने डेटा को लोकली कैशे करना चाहते हैं ताकि आप उसके साथ इजीली जो है ना मैनिपुलेट कर सकें। then when you want to interact with the data dynamically that is binding the data to Windows Form Control, यानी आप अपने डेटा के साथ डायनामिकली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने डेटा को विंडोज़ फॉर्म कंट्रोल के साथ बाइंड करते हैं, तो डेटा को डायनामिकली आप क्या करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू वांट टू वर्क विद द डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, दैट इज़ द मेन पॉइंट। जब आप डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के साथ काम करना चाहते हैं, यानी ऐसे आर्किटेक्चर जिसके अंदर आपको एक्टिव कनेक्शन की रिक्वायर नहीं होती, तब भी आप डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। So when you will use the data reader, if you require some other functionality mentioned above, then you need to use the data reader, which will improve the performance of your application. Data reader works on the connected oriented architecture। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा सेट जो है डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है और आपका डेटा रीडर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें डेटा रीडर को इस्तेमाल करना है तो वी नीड एन ओपन एंड रेडी कनेक्शन विद द डेटाबेस। जैसे कि हमने डेटा रीडर को जब पढ़ा था तो डेटा रीडर के अंदर हमने ये देखा भी था कि हम जब डेटा रीडर से डेटा फेच कर रहे थे तो हमें डेटा रीडर क्लास का जो हमारे पास जो हमें एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट था बनाया था, तो उसके थ्रू हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ रहा था। अगर कनेक्शन आपके पास ओपन नहीं था तो हमारा जो डेटा रीडर है वो वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज डेटा रीडर रिक्वायर्स इन ओपन कनेक्शन टू द डेटाबेस। सो आज की इस क्लास के अंदर हमने डेटा सेट को डिस्कस किया कि डेटा सेट क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड्स क्या हैं, कब हम डेटा सेट को यूज़ करें, कब हम डेटा रीडर को यूज़ करें। सो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।